लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक पक्षांमध्ये संघटनात्मक बदल करण्यात आले. मध्ये देखील बदल करण्यात आलेत आणि सीताराम येचुरी यांची सरचिटणीस म्हणून निवड करण्यात आली आणि ते पहिल्यांदाच मुंबईत आलेत. पण त्याच्याशी बोलूयात. सर स्वागत है आपलं. तुमची बरोबर 1 महीना पूर्वी आपका चुनाव हुआ था सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे. क्या-क्या चैलेंजेस आप मानते हैं? क्या-क्या चुनौती है आपके सामने? बहुत बड़ी चुनौती है भाई कि पार्टी की हालत हर पहलू से अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर है। पार्टी को फिर से वापस ले आना है, उनकी जो भूमिका है और उसे भी आगे ले जाना है। जो हम समझते हैं कि देश के और जनता के सामने जो चुनौतियां हैं उसका समाधान देने के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए अब आगे को काम करना। सर सवाल यही पूछा जा रहा है कि रिवाइव कैसे करेंगे आप, क्योंकि काफ़ी जो मतलब वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, वर्क पार्टी वर्कर्स का मोरल थोड़ा डाउन हो गया, उसको आप पूरा रिवाइव कैसे करेंगे? देखिए, रिवाइव करने के लिए कई सारे काम करनी होंगी और रिवाइव करना जो है कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। उसके लिए बेसिकली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और वो हम कर रहे हैं, शुरू हुआ। अब रिवाइवल की बात जो है, पहली बात तो हम ये कह रहे थे जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे बंगाल है फॉर एग्जांपल। बंगाल के अंदर हमने नारा यही दिया था कि पहले अरेस्ट करो आपका डिक्लाइन, उसके बाद उसके आधार पर रिवाइव करो। अरेस्ट करने का काम हम समझ सके 2009 के बाद ये पहली बार इस म्यूनिसिपल इलेक्शंस में नजर आया कि हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं, बल्कि थोड़ा 1% 1.5% बढ़ा। तो अरेस्ट करने की पोजीशन में तो अब आ रहे हैं, अब यहाँ से रिवाइवल की पोजीशन होगी और होगा वो। दूसरी ओर से रिवाइवल करना है तो बेसिकली मुख्य बात यही है कि जन संघर्षों के आधार पर ही कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ोतरी होती है। ये बुनियादी बात है। किसके साथ क्या समझौता हो गया, कितने सीट जीते हैं, उससे जो है पार्टी की बढ़ोतरी नहीं होती। 2-4 सीट शायद मिल सकते हैं और उससे गलतफहमी हो सकती है कि पार्टी बढ़ रही है, लेकिन पार्टी की बढ़ोतरी तभी होगी जब जन संघर्ष मजबूत होगी। अब इन सवालों पे जन संघर्षों को मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। अब कल हम तमिलनाडु में थे, दलितों के एक बहुत बड़े रैली में, और वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के जो 125वीं सालगिरह है, उस संदर्भ में हमारी पार्टी ने मांग किया है सरकार से, एकमात्र पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जो मांग किया सरकार से, एक स्पेशल सेशन हो पार्लियामेंट का, और उस पार्लियामेंट के सेशन में जो वायदे किए गए हैं दलितों के बारे में और उनके साथ बाकी पिछड़ों के बारे में, उन वायदों को जो पूरा नहीं करने के लिए क्या है वास्तविक परिस्थिति, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहस हो, अगर ज़रूरत हो तो नए कानून बने। अब वो शुरुआत वहाँ से हुआ। आदिवासियों के बारे में आज जो यहाँ पे चर्चा हुई, जो कानून जो बनवाया गया बहुत लड़ाई के बाद, उनके जंगल की ज़मीन की अधिकार के बारे में, वो लागू नहीं हो रहा। अब उनको लागू करवाने के लिए संघर्ष। आपके रेगा के बारे में, ग्रामीण रोजगार योजना, वायदे किए, कुछ हद तक लागू हुआ कुछ साल में, उसके बाद अब कमज़ोर पड़ा, अब ढीले पड़ रहा है, पीछे को हट रहा है। उसके बारे में अब संघर्ष होगी। और बेसिक नौजवानों के लिए बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए, बहुत सारे सपने दिखा दिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये दिल मांगे मोर वगैरह वगैरह नारे दे दिए, लेकिन वास्तविकता में जो साल के बाद जो नज़र आ रहा है वो ठीक उल्टा। ना नौकरियां बढ़ रही हैं, ना उत्पादन बढ़ रही है देश में, ना देश के विकास की ओर नज़र आ रहा है। आपके निर्यात जो है देश के एक्सपोर्ट्स, वो 30% गिरे हैं। तो अब ऐसी हालत में नौजवान जिसको नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। खेती के अंदर बहुत बड़ा संकट है। आज एक तरह से बर्बाद हुआ है। 18 करोड़ हेक्टेयर के ऊपर जो खड़ा हुआ खेती, वो ओले पड़ने की वजह से, इस बारिश की वजह से बर्बाद हो चुका है। अब उनको राहत दिलवाने की जगह किसानों के पास और चारा ना होने की वजह से वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब इसको सुलझाने की जगह ये सरकार, मोदी साहब की सरकार जो है, वो भूमि अधिग्रहण की कानून ला रही है। यानी जहां पर किसान जो खेती कर रहा है, वो खेती का जमीन को ही अगर आप हड़प लेंगे, तो अब खेती जो हो रहा है, उस खेती से जो कुछ भी फायदा अगर किसान को नहीं मिलेगा, तो देश का अन्नदाता जब कुछ खुदकुशी करेगा, देश का क्या हो सकता है भविष्य। अब इसको बदलना है तो बिना संघर्ष के संभव नहीं है। तो संघर्षों का मौका जो है आज बहुत विस्तार हुआ
और सब क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेंगे हम और संघर्ष को तेज करेंगे, उसी के आधार पर बढ़ोतरी होगी। सर, जब आपने युवा कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की थी आपके काम की, आप जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपने अभी नौजवानों की बात की। ऐसा कहा जाता है कि सीपीआईएम पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पॉलिट ब्यूरो में भी कुछ जो यंग लोग हैं, उनको आपने इंक्लूड किया है। क्या स्ट्रैटेजी होगी युवा कार्यकर्ताओं के आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए? देखिए, युवा कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक युवा को ले लो आप पॉलिट ब्यूरो में तो वो आकर्षित हो गए, ये भी एक भ्रम है। युवा कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए आज हमारे देश के नौजवानों के अंदर ये एक मूवमेंट, एक आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है। क्या है इस हालत का विकल्प? इतने सारे सपने मोदी साहब ने दिखा दिए, कुछ भी हल नहीं हो रहा। अब नौजवान अपना देश का बेचैन है कि वो काम करना चाहता है, एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहता है। अब उस नौजवान को ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। दूसरी ओर से देखें तो हम जो बात कहते हैं, हमारे देश के अंदर साधन का कोई कमी नहीं है। सिर्फ चाहिए नीतियां जो इस साधन को इस्तेमाल करके अपने नौजवान को ये तीनों बात कर सकें, ये तीनों चीज दे सके। अगर ये तीनों चीज नौजवान को दोगे, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा और रोजगार के आपके मौका, तो एक नया हिंदुस्तान तो वो बना देगा अपने आप में। हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कौन करेगा ये काम? ये नीतियां कौन लागू करेगा? वही है हमारी, आपके नौजवानों की भाषा में बोले तो हमारा यूएसपी वही है कि सीपीएम ही एकमात्र पार्टी है जो ये वैकल्पिक नीतियां दिखाती है। ये संभव है, ये हम कर सकते हैं और उसी के आधार पर एक नया भारत का निर्माण हो सकता है। अगर सीपीएम की बात करें तो वेस्ट बंगाल तो आपका गढ़ माना जाता है और काफ़ी सारे नेताओं ने बहुत आशा प्रकट की है कि आप जब जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं तो आप बंगाली भी जानते हैं, हमने सुना है। और उसकी वजह से निरुपम सिंह जैसे नेताओं ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने का आप काम करेंगे। आपके जो गुरु रह चुके हैं हरकिशन सिंह सुरजीत, वो भी सबको लेके साथ चलते थे और आप भी पार्टी में और पार्टी के बाहर भी चलते हैं। वेस्ट बंगाल में लेकिन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, फिर से एक बार टीएमसी जीती है। कैसा चित्र देखते हैं आप? अगले साल स्टेट असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे। देखिए, ठीक है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम दो बातें जो पॉजिटिव है वो देखते हैं। पहली बार हुआ है जब से पार्टी के अंदर गिरावट आई 2009 के चुनाव से, अगर आप देखें तभी तो पार्टी के अंदर बहुत भारी गिरावट आई थी। वहां से लेकर अब इस म्यूनसिपल इलेक्शन तक हर साल एक चुनाव होता रहा बंगाल में, असेंबली का, लोकल बॉडीज का, जो भी चुनाव। हर चुनाव के अंदर हमारी जो ताकत है, चुनावी ताकत है, वो घटी। ये पहली बार है म्यूनसिपल इलेक्शन में जहां पर घटा नहीं। हमने जो नारा खुद के लिए दिया था वो क्या था? अरेस्ट एंड देन रिट्रीव, रिकवर आवर कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल। अब अरेस्ट होने की बात नजर आ रही है, अब रिकवर होगा, उसके आधार पे वो करेंगे। बंगाल में जनता के साथ हमारे संपर्क को फिर दोबारा मजबूत कराने की कोशिश में है और वो काम होगा। इमीडिएटली चुनाव के नतीजे में शायद नजर नहीं आएगी अब, और ये नई बात नहीं है बंगाल के लिए। 70 के दशक में हुआ था ये। 500 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अब इसके बावजूद इस हिंसा की राजनीति जो आज चल रहा है बंगाल में, उसका मुकाबला करना है और उसके आधार पर उसको मुकाबला करते हुए हमारी ताकत को बढ़ाना है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं चैलेंज को और करेंगे। पश्चिम बंगाल के काफ़ी नेता ये भी कहते हैं कि जो 2008 में आपने यूपीए का समर्थन ले लिया था, प्रकाश करात जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ था, उसके वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल को। क्या आप ये भी मानते हैं कि उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है पार्टी को? देखिए, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमारी पार्टी ने पूरी समस्या का विश्लेषण किया। विश्लेषण करके क्या हुए गलतियां, उस गलतियों को स्वीकार किया और उस गलतियों को दुरुस्त करने का दायित्व लिया है और दुरुस्त करने के काम में लगे हुए हैं और वो चल रहा है। अब जो हुआ हुआ, अब इसलिए हम कहते हैं कि ये 21वीं पार्टी कांग्रेस में हमने उसलिए नारा दिया था मां से जो बनने के बाद। पहली बात हमने कही कि ये कांग्रेस है हमारी भविष्य के लिए। अब पीछे इतिहास में जो हुआ वो हो गया, उसके बारे में दिलचस्पी के लिए आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हो ना। अब हमें आगे को सोचना है।
और आगे चल रहा है, वही काम चल रहा है। जी, आपका जो दूसरा गढ़ है केरला में, वहाँ पे भी आप कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को रिवाइव करें, लेकिन वी एच रंजन बार बार कुछ कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो ठीक नहीं हुआ वो उसको दुरुस्त करना है, और वो जो दुरुस्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाना है, और वो काम हो रहा है, वो करेंगे। ठीक है, चैलेंज तो है, और जो भी समस्या आएगी पार्टी के सामने, कई बयानों से आएगी, कई वास्तविक परिस्थितियों से आएगी, लेकिन अब ज़रूर माहौल केरल में बदल रहा है कि इस बार बारी है वाम मोर्चे की केरल के अंदर, और वो मेरे हिसाब से होगा। और इस बार वहाँ पर केरल के अंदर सरकार भी बदलेगी, और उसके चलते चलते परिस्थिति भी बदलेगी हमारे अनुकूल। बिहार की बात करें तो आपके पार्टी ने नीतीश कुमार गवर्नमेंट को समर्थन दिया था, आपके दो जो विधायक हैं उन्होंने। अगला जो चुनाव आने वाला है बिहार में, क्या आप उसी पार्टी को समर्थन करेंगे या जनता दल के साथ जाएंगे, जो जनता परिवार एक होना चाहता है उसके बारे में? लेकिन हमारा रुझान जो है आज के दिन ये है कि बिहार के अंदर वामपंथी आंदोलन का एक बहुत बड़ा मजबूत आधार रहा है, उसको फिर से दोबारा खड़ा करना ज़रूरी है। उसको खड़ा करने के लिए पहला हमारी प्राथमिकता होगी चुनाव। अगर आगे चुनाव के समय पर जो सीटों पे हम लड़ेंगे वामपंथी ताकतें, हम चाहते हैं वामपंथी ताकतें इकट्ठा होकर लड़े, लेकिन बाकी जगहों पर जो निर्णायक होंगे चुनाव के अंदर, बाकी जगहों पर हम उन ताकतों को समर्थन करेंगे जो भाजपा को हराएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि आज के दिन बिहार के लिए भी ज़रूरी है भाजपा या भाजपा की गठबंधन की कोई सरकार वहाँ पे ना बने, वरना बिहार के अंदर सांप्रदायिकता का अगर रुझान चल पड़ा तो वो बहुत नुकसानदायक होगा। आप थोड़ी देर पहले लैंड बिल के बारे में बात कर रहे थे, और लैंड बिल के बारे में तो फिर से सरकार ने अध्यादेश निकाल दिया है। अगला आपका स्टेप क्या होगा उसके बारे में? लैंड बिल के बारे में वो अध्यादेश कानून के रूप में नहीं बदल सकता जब तक ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी उसका रिपोर्ट नहीं आएगी, और रिपोर्ट के ऊपर चर्चा और निर्णय नहीं होगा दोनों सदनों में। अब इसी को अवॉइड करने के लिए वो लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में ज़बरदस्ती करना चाह रही थी सरकार, जिसको हमने रोका। तो अब ये पूरा काम करना पड़ेगा सरकार को, बिना उसके तो आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ये पूरा काम सरकार करेगी तो सरकार को झेलना पड़ेगा, बेशर्मी के सरकार को झेलना पड़ेगा कि इसके चलते हुए जो भी नुकसान उसके लिए जो होगी पार्लियामेंट के अंदर और देश के अंदर बाहर भी। नरेंद्र मोदी जो बाहर जा रहे हैं तो उसके बारे में भी काफ़ी टिक्का टिप्पणी हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि 18 उनके दौरे हो गए बाहर? देखिए साहब, प्रधानमंत्री है, अगर वो दुनिया घूमना चाहते तो घूमे, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें लग रहा है कि पिछले 10 साल में उनको कई सारे देश जो वीज़ा नहीं दिए, और उनको ये दिखाने जा रहे हैं कि देखो भाई हम तो आ गए हैं, वो अपनी दिलचस्पी पूरा कर रहे हैं। लेकिन 18 देश जाना एक साल के अंदर, देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री आज तक जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक किसी ने किया नहीं है। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर भी एक जोक चल रहा है कि विदेश से काला धन वापस लाने की बात छोड़िए, विदेश से हमारे प्रधानमंत्री को वापस लाइए। अब ये हालत हो गई देश में। सर, आखिरी 2-3 सवाल। ये आपने कहा कि सेंटर और स्टेट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के बारे में जो झगड़ा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी झगड़े हैं उन दोनों के बारे में, दोनों कहते हैं हम सही हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में कई सारे एरिया से जो उसको ग्रे एरिया का हो गया, क्योंकि वहाँ पे राज्य सरकार की अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार की है। जो ऐसे मामलों में बैठकर तय होना चाहिए, ये इस तरीके के वाद विवाद बनाकर ये होता नहीं। अब वहीं पर जो है ये रुझान स्पष्ट नजर आ रहा है केंद्र सरकार का, वो राज्यों के अधिकार देने के लिए नहीं, राज्यों के अधिकारों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार बैठी है। और ये खतरनाक चीज़ है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधन के लिए। ये सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं हो रहा, पूरे के पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 8 स्टेटों के 8 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखे हैं कि आप जो रुझान है आपका हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, ये ठीक नहीं है। आज तक उनको जवाब नहीं मिला प्रधानमंत्री। ये भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी केंद्र में सब अधिकार हो, राज्य सरकारों का कोई अधिकार ना हो। ये जो प्रक्रिया है आज इस सरकार की, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो फेडरलिज्म की बात है
जिसको आज प्रधानमंत्री सब पूरी दुनिया में टॉम टॉम कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे, उसका ठीक उल्लंघन है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने बीफ बैन कर दिया है, क्या आप सहमत है इससे? बीफ बैन। अरे साहब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या है वो बातें हमारे महाराष्ट्र का ही करेगी, लेकिन हमें एक बात बता दें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को, भारत के नागरिक को कोई नहीं बता सकता, सरकार भी नहीं, कि क्या वो खाएं क्या नहीं खाएं। ये हमारे संविधान के चलते हुए ये अधिकार किसी के नहीं। अगर इस तरीके की अगर कोई सूचना दे रही है महाराष्ट्र की सरकार तो ये गलत है। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में गोविंद पानसरे जी की हत्या हुई थी, लेकिन उसके बारे में पुलिस तफ्तीश में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। नरेंद्र दाभोलकर जी की भी हत्या हुई थी, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला है। किस तरह से देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की महाराष्ट्र के? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो है ही खराब, वो बात अलग है, लेकिन दाभोलकर साहब का हत्या या कॉमरेड पानसरे का हत्या, इसके बारे में सरकार कदम ना उठा रही है, ये हम समझते हैं कि और स्वाभाविक होगा जब से ये भाजपा की सरकार आई, क्योंकि रूढ़ विश्वास और जिस तरीके के अंधा विश्वास जगाने चाहती है, प्रोत्साहन करना चाहता है, जो सांप्रदायिक की राजनीति है, उसी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन भाजपा करते आ रही है, केंद्र में हो या राज्य में हो। अब इस तरीके की सरकार रहते हुए कि यहाँ पर न्याय होगा और अपराधियों को सज़ा होगी, ये विश्वास पैदा नहीं होता। और हमें लग रहा है कि जब तक एक ज़बरदस्त जन आंदोलन के दबाव के बिना यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार ना दाभोलकर साहब के बारे में ना कॉमरेड पानसरे के बारे में असली सच्चाई को बाहर ले आ सके, इसके लिए बड़ी आंदोलन की ज़रूरत है। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।